नमस्कार दोस्तों, मेरी सीरीज अ ज्वेल नेम्ड इंडिया की दूसरी कड़ी में आपका स्वागत है। दोस्तों, भारत की अंतर यात्रा की इस कहानी की शुरुआत मैं एक मिथक से करता हूं। कभी ये मान्यता थी कि भारत के प्रथम राजा मनु स्वयंभू थे। मनु का जन्म सीधा ब्रह्मा से हुआ। मनु के दो पुत्र और तीन पुत्रियों में से एक पृथु समस्त धरती के प्रथम नरेश बने। उन्हीं के नाम पर इस भूमि का नाम पड़ा पृथ्वी। लेकिन 10वें मनु सबसे ज्यादा प्रसिद्ध हुए, क्योंकि उन्हीं के शासन काल में समस्त पृथ्वी बाढ़ की वजह से जलमग्न हो गई। लेकिन विष्णु ने मनु को इस महाप्रलय के बारे में पहले से ही बता दिया था। इसलिए मनु ने एक बड़ी सी नाव बना ली जिसमें अपने परिवार और सप्त ऋषियों को बचाया जा सके। विष्णु ने एक बड़ी मछली का रूप धारण किया और उस नाव को प्रलय की समाप्ति तक एक पहाड़ की चोटी पर ले गए। इस महाप्रलय से बचने वाले मनु और उनके परिवार से मनुष्य जाति की उत्पत्ति हुई। लेकिन इस अजीबोगरीब कहानी का, इस गरीब मिथक का ढह जाना तय था जब 1921-22 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ने कुछ ऐसी खोजों को तय किया जिससे इस बात का पता चला कि आर्य सभ्यता के पहले भारत के नॉर्थ वेस्टर्न रीजन में एक सभ्यता या सिविलाइजेशन था जिसमें दो मेन सिटीज थी जिनका नाम था मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। आइए चलते हैं भारत के निर्माण के इस रास्ते पर। तो मैं आपको हड़प्पा की जो सभ्यता है उसके रास्ते पर लेके चलता हूं। लेकिन रुकिए, हड़प्पा सिविलाइजेशन के पहले मैं आपको मेहरगढ़ के सफर पर लेके चलना चाहता हूं। तकरीबन 7000 बीसी की मेहरगढ़ बसावट 200 हेक्टेयर में फैली हुई थी। अगर आप मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं तो आपको मेहरगढ़ आज का कहां पे है ये जरूर दिखाई दे रहा होगा। ये बलूचिस्तान का जो नॉर्दर्न पार्ट है वहां पे हुआ करता था मेहरगढ़। यहां करीब 4400 साल तक हमारे पूर्वज बसे रहे, ऐसी मान्यता है। 1976 में फ्रेंच आर्कियोलॉजिकल मिशन द्वारा खोज निकाली गई मेहरगढ़ की सिविलाइजेशन से हमें पता चलता है कि खेती की शुरुआत सब कॉन्टिनेंट में कैसे हुई। छोटी इमारतें ईंटों को आपस में जोड़ के उस जमाने में बनाई जाती थी, जिसमें मिट्टी का लेप किया जाता था। इन इमारतों के कई कमरों में चूल्हे की निशानियां भी पाई गई हैं, जिसमें गड्ढे बहुत बुरी तरह जले हैं, जैसे कि इनका इस्तेमाल अलाव की तरह किया जा रहा हो। जानवरों को पालतू बनाए जाने के सबूत भी मेहरगढ़ में मिलते हैं। यहां मिले अवशेषों में दरअसल फॉसिल्स में हिरण और नीलगाय के मुकाबले भेड़ और बकरियों के अवशेष ज्यादा हैं। तो अगर आप ये मेरी स्क्रीन को देख रहे हैं तो आपको दिख रहा होगा कि ये मेहरगढ़ की जो सभ्यता थी वो कुछ इस तरह की थी कि वहां पे छोटी छोटी कमरों वाले कुछ इमारतें हैं, और ये आज भी बलूचिस्तान में इसको जाके देखा जा सकता है। लेकिन इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट एक और खोज थी। लगभग 6000 बीसी की एक खोदी गई सतह पर आर्कियोलॉजिस्ट को वहां से दो कब्रें मिली, जिसमें तांबे के मनकों के छेदों के अंदर कपास के रेशे मिले। ये दुनिया में कहीं भी कपास यानी कॉटन के इस्तेमाल का पहला सबूत था, और इस सब कॉन्टिनेंट में तांबे के इस्तेमाल का भी पहला सबूत था। 6000
बीसी के आसपास मिट्टी के बर्तनों के कुछ नमूने मेहरगढ़ में प्रकट होते हैं। तो वे खासे अनगढ़ तरीके से निर्मित बर्तनों के टूटे हुए टुकड़े हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि बर्तन चाक पर नहीं बनाए गए हैं, बल्कि मिट्टी के टुकड़ों को जोड़कर गढ़े गए हैं। शायद बर्तनों को मजबूती देने के लिए कुछ मिट्टी का इस्तेमाल किया गया और बर्तन बनाने की इस पुरानी टेक्निक को आज कहा जाता है सीक्वेंशियल लैब कंस्ट्रक्शन। इसी तरीके से चाक पर बनाए जाने वाले बर्तन, कपास की खेती और छोटी छोटी मूर्तियां, ये सब 3000 बीसी के आरंभिक हड़प्पा दौर की भूमिका यानी उसका एक फाउंडेशन लेकर रहे थे। तो अगर आप मेहरगढ़ को देखेंगे तो ये दरअसल आने वाली जो सभ्यता थी, जो सिविलाइजेशन था, उसकी नींव तैयार हुई थी हमारे जो मेहरगढ़ में। मेहरगढ़ के लोग दरअसल आए कहां से हैं? जैसे कुछ और भी चीजें हैं जिनको ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। जो भी कोई लोग मेहरगढ़ में 7000 बीसी के आसपास शुरू हुई अपनी बनावट के सबूत छोड़ के गए हैं, वे लोग वहां उसके कुछ हजार साल पहले से फलते फूलते रहे। इसकी पूरी पूरी संभावना है, ये कंप्लीटली एक पॉसिबल फैक्ट है। ये एरिया कभी बहुत बड़े रूप में आबाद हुआ करता था और तब फिर क्लाइमेट में एक चेंज आना चालू हुआ जब रेगिस्तान हरे होने लगे, जब वेजिटेरियन एनिमल्स खाने की तलाश में और ज्यादा आगे बढ़े और उन जानवरों को खाने वाले जो हैं उन्होंने उनके शिकार के रूप में इसका पीछा किया। और जाहिर है कि हमारे एंसेस्टर्स ने इन सभी को फॉलो किया। तो वे कहां से आए हो सकते हैं, ये सवाल है। तो दो बहुत ही पॉसिबल थ्योरी जो कि हमको लगती है वो ये है कि या तो ये फर्स्ट इंडियंस लोग थे जो कि आइस एज के समय में सेंट्रल, साउथ और ईस्टर्न इंडिया के अपने जो जगह हैं वहां से निकलकर वेस्ट के दायरे को फैला रहे थे, या फिर ये ईरान के मूल निवासी थे जो इस जगह के को अपनी रहने की जगह बना रहे थे। वहां से निकल के वो ईस्ट की तरफ जा रहे थे और शायद ये दोनों ही इवेंट एक के बाद एक तेजी से हुई है, जिसके नतीजे में आज हमको एक मिश्रित आबादी मिलती है। आपने मेहरगढ़ का नाम जरूर सुना ही होगा, हाइपर एक्टिव रेशनलिस्ट जी। तो मेहरगढ़ से ये पता चलता है कि शायद एग्रीकल्चर की शुरुआत जो है वो हमारे सब कॉन्टिनेंट में यहीं से ही चालू होती है। इवन जो पालतू जानवर हैं उनके भी जो फॉसिल्स मिलते हैं उनसे भी ऐसा लगता है कि ये शायद शुरुआत यहीं से ही हुई है। ये क्या टाइमलाइन रहा होगा इसका? ये तकरीबन 7000 बीसी के आसपास का है ये। और अच्छा। यहाँ की जो बसावट थी वो तकरीबन 4500 साल तक चलती है। तो ये हम अभी जो आपके स्क्रीन पे दर्शकों दिखाई दे रहा है, मेरे ऑडियंस, वो हड़प्पन सिविलाइजेशन का एक कंप्लीट मैप है जिसमें आपको दो तीन कुछ बहुत ही जरूरी ऐसे साइट्स दिखाई देंगे। हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, फिर हमारे गुजरात में इंडिया में धोलावीरा है, राखीगढ़ी है हमारे यहाँ पे दिल्ली के पास में। तो इसको फिर से हम थोड़ा आगे इसको लेके चलते हैं। तो बलूचिस्तान के जो कच्चे मैदान थे जहां पे 7000 बीसी के आसपास जो बीज बोया गया था, उनको 2600 बीसी
से 1900 बीसी के बीच फैली हड़प्पा सभ्यता के समय वो जो बीज है वो एक विशाल पेड़ का रूप ले चुका था, जिसमें तकरीबन इस पूरे फिनोमिना को आने में करीब करीब 5000 साल लगे। तो हम मेहरगढ़ से अब हड़प्पा की तरफ बढ़ गए हैं, लेकिन एक और सभ्यता जिसके बारे में हमको नहीं भूलना चाहिए वो थी मेसोपोटामियाई सिविलाइजेशन। मैं ये मानता हूं कि जरूर ये दोनों सिविलाइजेशन के बीच में कोई संपर्क रहा होगा। इन दोनों सिविलाइजेशन के बीच काफी इंपॉर्टेंट बिजनेस ट्रांजैक्शन अपने पीछे में बहुत सारे आर्कोलॉजिकल साइंस भी छोड़ के गए हैं, और ऐसी सांकेतिक या सांस्कृतिक शिल्प क्रिया है जो दोनों सभ्यताओं के एक दूसरे के ऊपर पड़े इफेक्ट को बहुत ही साफ तरीके से दर्शाती है। उदाहरण के लिए जो मेसोपोटामियाई मुहरे हैं जिन पे वे भैंसे चित्रित हैं, जो मेसोपोटामिया के नहीं बल्कि इंडस वैली के कुदरती निवासी थे। एक मेसोपोटामियाई मुहर में एक सूरमा अपने भैंस से जूझता हुआ दिखाई दे रहा है, वहीं एक अन्य मुहर में एक निर्वस्त्र सूरमा भैंसों की प्याज बुझा रहा है। ये दोनों जो सील हैं ये सम्राट सरगोन के समय की ये दोनों सील हैं, जिसमें आप अगर ये देखेंगे तो आप देखिए कि ये एक मेसोपोटामियन सील है जिसमें ये आदमी इस भैंसे से लड़ाई कर रहा है। यहाँ पे आप देखेंगे अगर तो ये कोई प्रीस्ट जैसा आदमी है जो कि एक शेर से लड़ाई कर रहा है। बिल्कुल वैसे ही ये वाली सील को अगर आप देखेंगे तो इसमें एक नग्न आदमी, एक नेकेड फिगर है, वो भैंसों को पानी पिला रहे हैं। दूसरी ओर मोहनजोदड़ो की 5 मुहरें, 5 सील और हड़प्पा की 6 ढली हुई पट्टिकाएं हैं, जिसमें एक बहादुर अपने दाईं और बाईं तरफ 2 शेरों को बिना किसी हथियार के उनको हाथों से पकड़ा हुआ है। अगर आप ये वाला इमेज देखेंगे तो ये एक हड़प्पन सील है, और ये मेसोपोटामिया की सील तथा सुमेरियाई जो किंग था गिलगामेश के आसपास में फैले हुए जो मिथ थी उसमें से बहुत ज्यादा मिलता जुलता है। अगर आप ये वाले सील को देखेंगे तो इसमें भी एक आदमी 2 शेर को पकड़ के खड़ा हुआ है। तो अगर आप ये दोनों सील को देखेंगे तो इसमें देखिए एक आदमी ने 2 शेर को पकड़ के वो खड़ा हुआ है, ये हड़प्पन सील है। और इसके जस्ट राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो ये ऐसा लगता है कि सुमेरियाई राजा के इर्द गिर्द के कुछ ऐसे मिथ हैं जिसमें राजा उसी तरह से शेरों को पकड़कर खड़ा हुआ है। तो ये जरूर इस बात की पॉसिबिलिटी है, और इस बात को हिस्टोरियन और बहुत बड़े आर्कोलॉजिस्ट जोनाथन मार्क कैनियर का भी ये एक मानना है कि ये जरूर कोई एक मिथ रहा होगा, और इस मिथ से ऐसा पता चलता है कि ये जो दोनों सिविलाइजेशन है इसमें लोग आपस में मिलते जुलते रहे होंगे। अब ये जो सील है अगर आप देखेंगे सामने से तो ये एक बियर्डेड मैन का सील है। काफी कुछ हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं मोदी जी, उनकी तरह भी ये सील दिखाई देता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये है कि हड़प्पा में कोई ऐसा ढांचा नहीं मिलता है जिससे कि एकदम साफ तौर से कहा जा सके कि ये राजा का कोई महल रहा होगा। ये ऐसा लगता है कि ये जो किसी पुरोहित है उसका स्टैच्यू है, और सबसे बड़ी बात है कि इस स्टैच्यू की जो ऊंचाई है वो सिर्फ 17.5 सेंटीमीटर और चौड़ाई में सिर्फ 11 सेंटीमीटर के जैसा दिखाया गया है।
अब इसको बताने का कोई भी तरीका ऐसा नहीं है, कोई हम ऐसा नहीं बोल सकते कि ये किसी राजा की मूर्ति है, कि ये कोई पुरोहित या प्रीस्ट है, या तो फिर ये कोई बहुत ही अमीर आदमी है। तो ऐसा लगता है कि हाँ, लेकिन जो कई सारे जो आर्कोलॉजिस्ट हैं वो इस बात को मानते हैं कि शायद ये कोई रूलिंग क्लास का जरूर मेंबर रहा होगा। तो अभी मैं जो व्यूअर्स हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैट में ही बता दीजिए कि मैं कोई बहुत ही कठिन हिंदी का इस्तेमाल तो नहीं कर रहा हूं ना। अगर मैं इसको कोई हाई क्लास प्रीस्ट या कोई रिच पर्सन या कोई रॉयल्टी भी मान लूं, तो ऐसा कोई आर्कोलॉजिकल एविडेंस नहीं दिख रहा है कि जिसमें इनको कोई बहुत ही बड़ा इनका अंतिम संस्कार जैसा कोई किया गया है। तो इसलिए कोई ऐसे निशानियां नहीं मानी जाती हैं। बल्कि जो ईरान में जो उस समय के जो सिविलाइजेशन थे उसमें शाही परिवारों को जब दफनाया जाता था तो बहुत सारे उसमें ज्वेल और उनके साथ में अलग अलग खिलौने जैसी चीजें ये रखी जाती थी, लेकिन इस तरह का हमको कुछ यहाँ पे नहीं मिल रहा है। अच्छा, ये कुछ इनके हड़प्पा में, अच्छा इसमें एक और मैं चीज आपको ये बताना चाहता हूँ कि हड़प्पा के लोगों के पास जो हथियार हुआ करते थे ये है कुछ ये भाले, चाकू और तीर, जो कि जानवरों के शिकार या किसी दुश्मन के साथ लड़ाई जीतने के लिए जरूरी थे। लेकिन ऐसा देख के नहीं लगता कि उन वो जो हथियार हैं वो किसी युद्ध लड़ने के लिए इस्तेमाल किए गए होंगे। सिंपल फिर हथियार हुआ करते थे। हाँ, फिर दूसरी और सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा कोई सबूत भी नहीं मिल रहा है कि यहाँ पे किसी बाहर से कोई हमला हुआ हो या इसको किसी ने जला दिया। ये अगर आप देख रहे हैं तो ये जो इंडस वैली की जो आज भी जो अवशेष बचे हुए हैं, आप अगर ये देखेंगे तो ये पहला जो फोटो आपको मोहनजोदड़ो का दिखाई देगा, और यहाँ पे उनके जो सीवेज सिस्टम जैसे थे तो वो भी आपको दिखाई दे देंगे। इससे ये पता चलता है कि उनके पास में काफी प्लान्ड शहर हुआ करते थे, जहाँ पे बहुत उम्दा ढंग से बिछाई हुई सड़कें और मकान थे, जो अक्सर, हालांकि हमेशा नहीं, नॉर्थ, उत्तर दक्षिण या पूरब पश्चिम के ग्रिड नुमा तरीके से बनाए गए थे। उनके पास वाटर मैनेजमेंट की भी काफी अच्छी, ऐसा लगता है देख के कि कुछ उन्होंने ऐसी टेक्नोलॉजी को विकसित किया था जो कि एंशियंट वर्ल्ड में और कहीं दिखाई नहीं देती। और गुजरात का धौलावीरा, ये जो आप अगर देख रहे हैं तो ये गुजरात का जो धौलावीरा है उसका एक बेस्ट उदाहरण है। इसके अलावा जो शहर हुआ करते थे उसकी जो किलेबंद दीवारों के अंदर इसके आसपास में जुड़े हुए कई सारे तालाब थे, और ये एंशियंट वर्ल्ड के कुछ बड़े जो तालाब हुआ करते थे उनके जैसा दिखता है। बारिश के पानी से निकास की जो टेक्नोलॉजी थी वो भी तराशे गए जो पत्थर हैं उनसे तैयार की गई थी। इसके अलावा बहुत अलग अलग किस्म के 700 कुएं, और सिंध में जो मोहनजोदड़ो के का जो द ग्रेट बाथ है ये भी हड़प्पा के लोगों के द्वारा पानी की प्रति बरती हुई जो सावधानी है वो उसको दिखाते हैं कि ये लोग वाटर मैनेजमेंट कितने खूबसूरत तरीके से कर रहे थे उस समय। टेमुजिन जी ने कहा है वेपन वॉर के लिए नहीं बने थे, देवर पीसफुल पीपल। हाँ, यहाँ तो ऐसा देख के नहीं लग रहा है कि ये कोई वॉर के इस्तेमाल के लिए वेपन बने हुए हैं। अमित जी, इसमें मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूँ। जो ये तेमुजिन बोर्जिन, मतलब एक कायदे से चंगेज खान का पुराना नाम है। तो मैं इनका बस जवाब ये देना चाहता हूँ कि हाँ, आपने सही कहा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो जनरली, जितना आर्कियोलॉजिकल एविडेंस से मिला है, वो लोग दो क्लास में डिवाइड हुआ करते थे। एक थे रिच मर्चेंट्स
और दूसरे थे पुअर लेबरर्स। और उसमें क्या होता था कि ज्यादातर लोगों का ये मानना है कि एक ओलिगार्कियल रूलिंग सिस्टम हुआ करता था, जिसमें शायद ये है कि कोई एक सेंट्रल फिगर या फिर ये वो राजा नहीं हुआ करता था। और शायद ये भी एक रीजन है कि चूंकि ये सिविलाइजेशन जनरली एक ट्रेड सिविलाइजेशन की तरह थी, एंड लार्जली इट वाज अ पीसफुल सिविलाइजेशन। आपको अगर स्क्रीन में दिख रहा होगा तो आपको एक बैलेंस स्केल दिखाई देता है। तो ये जो लोग थे उनके पास जो सुविधाएं थी उससे भी ज्यादा ध्यान आकर्षित करने वाला शायद हड़प्पा का एक और कमाल है, और वो है सामान का बाट, बैलेंस स्केल। इस सबसे बड़ी सिविलाइजेशन के एक सिरे से दूसरे सिरे तक हर कहीं सामान को तौलने का एक ही ढंग था, जिसको चेरत, जो एक किस्म की चट्टान होती है, उससे बने हुए जो बाट हैं वो इस्तेमाल किए जाते थे। तो ये एक और ऐसा दिखाई देता है कि अगर 3000 बीसी में बिजनेस करने की इतनी सहूलियत थी, जैसे कोई गौरव रहा होता, तो हड़प्पा के लोग इसमें भी आगे रहे होते। और या उस समय तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद जो इजिप्शियन सिविलाइजेशन है, ये उनसे ज्यादा नहीं तो ये उनसे कम भी नहीं थे, क्योंकि उनके यहाँ भी इस तरह के जो बार्ट है, वो जो स्केल है, वो पाए जाते हैं। एक और बड़ी गजब की चीज है जो कि हड़प्पा में दिखाई देती है, वो है कंगन। हजारों की तादाद में एक्चुअल में वहां से जो कंगन है वो मिले हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि कंगनों में ऐसा क्या खास है, तो फिर आप ये सोचिए कि जैसे कि कैनोयर एक हिस्टोरियन आर्कोलॉजिस्ट हुए, कि वो उनका कहना था कि अगर मैं अपने किसी दोस्त से इजिप्शियन सिविलाइजेशन के बारे में फोन करके पूछूं कि तुम लोगों ने कितने कंगन वहां से खोद निकाले हैं, तो वो शायद कहेंगे 1 या 2 दर्जन। चीन में आपको 1 या 2 मिल सकते हैं, जो चाइना की सिविलाइजेशन थी। लेकिन इंडस वैली की जो सिविलाइजेशन है, इसमें सैकड़ों हजारों की तादाद में कंगन मिले हैं। और ये एक बहुत ही, इनका जो डिजाइन है वो भी बड़ा स्पेशल टाइप का हुआ करता था, कि उससे देख के ऐसा लगता है कि शायद ये आदमी और औरत दोनों ही इसको यूज करते होंगे। तो हाइपर एक्टिव जी और सुपर्णा जी, ये एक गजब की बात है इस पूरे सिविलाइजेशन में। जी, हाँ, वो बहुत तो लग रहा है। सही कहा आपने कि एक इन लोगों ने एक अपना प्रॉपर मेजरमेंट का सिस्टम या फिर ये वो डेवलप कर लिया था अपार्ट फ्रॉम इजिप्शियन सिविलाइजेशन से या फिर ये। और चूंकि सिविलाइजेशन एज अ होल मानी जाती थी कि मर्केंटाइल थी, तो ऐसा कहा ही जा सकता है कि वो चीजों के एक्सचेंज में शायद कंगन या फिर इन सब का यूज किया जा सकता होगा। और ऐसा भी है कि मतलब इसका कोई स्पेकुलेशन या फिर ये नहीं है, लेकिन ये हो सकता है कि लोग अपने पहनने के लिए भी यूज किया होगा, और मतलब ये ट्रेड भी होता था, और शायद ये एक बहुत ही नीश आइटम हुआ करता था इंडस वैली सिविलाइजेशन के वक्त, जिसको शायद बार्टर सिस्टम के थ्रू आप ट्रेड करके यूज कर सकें। एंड दूसरी चीज़ है, मैं इस चीज़ को देखे ये ऐड करना चाहता हूँ, क्योंकि जब आप वेट्स एंड मेजरमेंट्स की बात करते हैं तो हम स्टैंडर्डाइजेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब स्टैंडर्डाइजेशन जब आप बनाते हो ना, मतलब आप एक दुकान से जो सामान खरीदते हो वही क्या वेट का सामान आप दूसरे दुकान से भी खरीद सकते हो। अगर ये स्टैंडर्डाइजेशन आ गया तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है फॉर प्रोडक्टिविटी, एक दूसरे से ट्रस्ट बढ़ाने में, व्यापार बढ़ाने में। ये बहुत ही मेजरेबिलिटी जो जो फैक्टर होते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। हमें तो ये पता है कि ग्रीक सिविलाइजेशन में, सॉरी, जो इजिप्ट सिविलाइजेशन में जो मेजरमेंट स्टैंडर्ड सेट किया गए थे, तो वो तो वर्ल्ड क्लास थे। वो उस स्टैंडर्डाइजेशन के बलबूते पे पिरामिड जैसा महान आकारों को भी उन्होंने बना डाला था, ठीक है। उनकी उनकी जो स्टैंडर्डाइजेशन एंड वो स्टैंडर्डाइजेशन की जो भी मैथमेटिक्स यूज करते थे, तो उसका तो वो टाइम पे बहुत एडवांस था। तो
फॉरेन सिविलाइजेशन, आज से 5 से 6 हजार साल पहले की सिविलाइजेशन को ये अचीव करना, स्केल्स अचीव करना एंड मेजरमेंट्स अचीव करना, ये बहुत बड़ी बात होती है। एब्सोल्युटली। और इसको देख के ऐसा लग रहा है कि उस जमाने में शायद जो बिजनेस है वो काफी फ्लरिश रहा होगा, और एक दूसरे के जो सिविलाइजेशंस हैं उस आना जाना चलता रहा होगा। अब देखिए कि ये जो हड़प्पा की जो सिविलाइजेशन है उसमें जो निकाली गई जो भी सील्स हैं उसमें तकरीबन 60% के आसपास जो सील्स हैं उसमें एक यूनिकॉर्न जैसे किसी घोड़े की छाप दिखाई देती है। जहां तक कुछ लोगों का विश्वास है कि ये उसी तरीके का राजकीय प्रतीक था, नेशनल सिंबल था, जैसे कि आज का हमारा इंडिया का अशोक चक्र है। वहीं कुछ दूसरे लोग इसे हड़प्पा के जो रिच वर्ग था उस वो उनको उनका एक सिंबल भी मानते हैं, जिसके पीछे इस सिविलाइजेशन के बारे में ये बहुत ही ज्यादा फेमस था, और अब ये आम धारणा भी है कि इस सिविलाइजेशन में कोई अकेला राजा या किंग या कोई रूलर जैसा नहीं था, बल्कि एक पूरी जो कुलीन वर्ग जैसा था, जो कि मिल के शायद राज करते थे। अमित जी, मैं थोड़ा सा ये रेक्टिफाई कर देना चाहता हूँ कि ये घोड़ा नहीं, एक्चुअली ये एक बैल है। और उस समय अभी तक वो स्टेपीज नहीं नहीं, की। घोड़ा नहीं, हाँ मैंने सॉरी इसको घोड़ा बोल दिया, ये यूनिकॉर्न है, बेसिकली बैल है, ठीक बोल रहे हैं आप। अब देखिए ये जो ये सील है इसके बारे में ये काफी कंट्रोवर्शियल सील है। कुछ लोग इसको पशुपति सील बोलते हैं, तो कुछ लोग उसको इंडस वैली सील बोलते हैं। तो ये एक सींग युक्त देवता की आकृति ऐसा लग रहा है, जो कि मैच्योर जब हड़प्पन सिविलाइजेशन हो गया था तो उसके आसपास के कई जगहों पे भैंसे के सींग के जैसे कुछ सील्स उनके में मिलते हैं। इसको अगर आप थोड़ा सा और जूम कर सको हाइपर एक्टिव जी, तो आपको दिखाई देगा कि एक सींग वाला आदमी भी बैठा है, और वो जैसे कि जिसको ये लोग पशुपति सील बोलते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि ये सिर को घुमा के उस शेर से भी बात कर रहा है। और दूसरी अगर आप सील को देखेंगे तो आपको नजर आएगा कि ये एक सींग वाला आदमी बैठा है, और दूसरा आदमी आप अपने भाले से जो बफेलो है उसकी तरफ हमला कर रहा है। तो ये वाला बात कर रहे हैं आप, जी, talking about this, हाँ, ओके। तो ये जो आसपास के इसके जो सिविलाइजेशन है वो उनसे काफी ज्यादा ये मिलता जुलता है। तो ये ऐसा लगता है कि उस समय जब लोग आना जाना ईरान की तरफ से कर रहे होंगे, तो क्योंकि वहां पे भी कुछ ऐसे सील्स मिले हैं जिसमें ये कोई सींग वाला आदमी ऐसे खड़ा हुआ है, या वो है। अच्छा, तो तो इसमें जो सबसे जरूरी चीज है कि अभी तक ये जो लैंग्वेज है ये डिसाइफर नहीं हो चुकी है, क्योंकि वो लोग कौन सी लैंग्वेज को बोलते थे, कि क्या कोई एक सिंगल लैंग्वेज रही होगी, या तो फिर कोई अलग अलग लैंग्वेजेस रही होगी, जैसे आजकल हम अपने इंडिया में देखते हैं कि गुजराती भी बोली जाती है, तमिल भी बोली जाती है। तो ये थोड़ा सा अभी तक डिसाइफर नहीं हुआ है। अब ये आखिरी में इसमें सवाल ये है कि दरअसल ये जो सभ्यता जो सिविलाइजेशन है ये खत्म कैसे हुई, तो इसको लेके भी बहुत सारे लोगों के अलग अलग क्लेम है, जिसमें जो ज्यादा पॉसिबल क्लेम लगता है वो ये है कि जरूर उस समय का जो क्लाइमेट चेंज है या जो रिवर्स ने कोर्स अपना बदला होगा, जिसके कारण हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन हुआ होगा। तो हाँ, जरूरी ये सोचा जाता है, ये जी, सोचा जाता है एग्जैक्टली। क्योंकि वो एक थ्योरी थी पहले कि कुछ लोगों ने आके उसको बाहर से हमला किया, तो ऐसा कुछ दिखाई देता नहीं है बेसिकली कि कुछ हमले वाली बात है। तो मेरे ख्याल से क्लाइमेट चेंज और जो रिवर ने कोर्स अपना बदला, शायद वो वाला जो पॉइंट है वो मेरे को थोड़ा सा ज्यादा वैलिड लगता है। तो दूसरा हाइपर ये, एक्टिव जी जी हाँ, ये भी पॉइंट है अमित, कई कई थियोलॉजियंस ये भी कहते हैं कि कोई फ्लड
से कोई कैटास्ट्रॉफी आई होगी, उससे ये सिविलाइजेशन बहुत नुकसान हुआ होगा, क्योंकि जिस तरीके से आर्टिफैक्ट्स वहां पे मिलते हैं ना वो साइट पे, अगर कोई माइग्रेशन होता तो वो शायद एग्जिस्ट ना करते वो आर्टिफैक्ट्स उधर। तो शायद कोई फ्लड के कारण थी या कोई फेमन कारण थी, जिससे बहुत से लोग एट ए टाइम मर गए बिफोर दे स्टार्ट माइग्रेटिंग। ठीक है, तो वो मैं भी एक क्लेम होता है। तो मैं यहाँ पे मतलब मैंने जितना दूर तक इसके बारे में पढ़ा है कि टोटल 7 या 8 कारण मतलब पॉसिबली प्रोफेसाइज किया जाता है कि जिसके वजह से ये हुआ था। इकोलॉजिकल डिस्टरबेंस, चेंज इन रिवर कोर्स, लो रेनफॉल, फ्लड, ड्राइंग ऑफ घागर एंड इंक्रीजिंग एरिडिटी, अर्थक्वेक और प्राकृतिक आपदा जिसको नेचुरल कैलेमिटीज कहते हैं। तो ये पॉसिबल रीजंस हैं इस सभ्यता के डिक्लाइन होने का। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि ये सभ्यता रातों रात खत्म हो गई या फिर ये, लेकिन इसका डिक्लाइन जो था ये बहुत ही स्लो प्रोसेस था। और ऐसे सिर्फ शायद एक कारण की वजह से नहीं हुआ होगा, शायद मल्टीपल रीजंस या फिर 2, 3, 4 पॉसिबल रीजंस की वजह से इस मतलब सिविलाइजेशन का एक तरह से डिक्लाइन हुआ है। माइंड यू, मैंने वर्ड डिक्लाइन यूज किया है, एक्सटिंक्ट नहीं। हाँ, वो डिक्लाइन वर्ड ही बेटर है। और फिर ये विशाल बोल रहे हैं कि इसको त्रिरत्न कहा जाता है। विशाल ऐसा कुछ लोग बोलते हैं, लेकिन ऐसा देख के लगता नहीं है कि ये कोई त्रिरत्न जैसी कोई चीज इसने पहनी हुई है। तो इसने जरूर कोई सींग जैसा कोई मुकुटी पहना हुआ है, और इस बात की बहुत पॉसिबिलिटी है कि उस समय का कुछ प्रिवेलेंट रिलीजन रहा होगा। ये गॉड है कि नहीं है, इस बात पे भी बहुत सारे अभी भी क्लेम्स हैं। लेकिन ये कोई त्रिरत्न जैसी चीज नहीं दिखाई देती है, क्योंकि अगर आप ये एक और सील को देखोगे तो यहाँ पे भी एक आदमी वो जो सींग वाला जो मुकुट है उसको पहन के बैठा हुआ है, और दूसरा आदमी की तरफ वो देख रहा है कि जिसमें वो बैल को अपने भाले से मार रहा है। जबकि ये ऐसा देख के लगता नहीं है कि ये कोई प्रोटो शिवा है।